प्रदेश कार्य समिति के बिहार प्रदेश के कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू, कर्मशील, संवेदनशील अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे यहाँ दिल्ली से जुड़े हुए भारत सरकार में मंत्री भाई रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार में मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, भारत सरकार में ही मंत्री हमारे बड़े सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी श्री अश्विनी चौबे जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी बहन श्रीमती रेणु देवी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार, और हमारे संगठन के महामंत्री संगठन श्री नागेंद्र जी, हमारे मंत्रीगण, विधायक, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर हमें हरीश द्विवेदी जी भी दिख रहे हैं, हमारे और भी हमारे सभी कार्यकर्ता दिख रहे हैं, विधायकगण और हमारे जिला अध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्य, हम सब लोग वर्चुअल के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आज इस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हुए हैं। और अभी हम सबको प्रदेश अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुनने को मिला और उन्होंने सारी जानकारियां आपको दी हैं। मित्रों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे बिहार की कार्य समिति में आप सबसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। जब मैं बिहार की चर्चा करता हूं तो बिहार का गौरव से गर्व महसूस करता हूं कि ये ऐसी धरती रही है, ज्ञान की धरती, ये तपोभूमि रही है, तपस्वियों की धरती रही है, और बहुत से सामाजिक आंदोलन से लेकर राजनीतिक आंदोलन की धरती रही है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। और जब मैं इसे ज्ञान की धरती कहता हूं तो पुरातन काल से सीट ऑफ लर्निंग, फिर चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, यानी विश्वविद्यालय के कॉन्सेप्ट की स्थापना भी बिहार के ही ज्ञान के भंडार से हुई थी और बिहार से हुआ था, ये हम सबको मालूम है। उसी तरीके से अगर हम कहें, यह चाणक्य की भूमि, यह आर्यभट्ट की भूमि और बहुत से ज्ञान के विद्वता से परिपूर्ण ऐसे हमारे स्कॉलर्स थे जिनकी ये भूमि रही है। और यहाँ भारतीयता की विविधता भी दिखती है और इसके साथ साथ यह बुद्ध की भी, जिसको बोलते हैं, शुरुआत इस धरती से हुई है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ और प्रेरणा लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, पिछले साल मुझे बिहार का काफ़ी प्रवास करने का मौका मिला। चुनाव के दौरान मेरी पुरानी यादें ताज़ा हुईं और मेरे मन में वो सारी तस्वीरें घूम गईं जो मैंने बचपन में, शैशव अवस्था में होश संभाली थी जिस धरती पर। ऐसी धरती को भी मैं नमन करता हूँ और पिछले साल मुझे काफ़ी वहाँ घूमने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। उस समय मैंने एक बात कही थी चुनाव के दौरान, और मैंने कहा था, उस समय बहुत हल्ला था आरजेडी के बारे में, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। मैंने उस समय भी कहा था कि दे वर एब्सेंट ड्यूरिंग द कोरोना फर्स्ट वेव, और मैंने कहा था कि यह सिर्फ दिल्ली बैठे और बाद में सिर्फ चुनाव के समय आकर के उस पर राजनीति करने की बात शुरू की। आज भी मैं देखता हूं कि दूसरा कोरोना का वेव आ गया। हमारे सारे नेता या तो क्वारंटाइन हो गए हैं, या तो आईसीयू में चले गए हैं, या आइसोलेशन में चले गए हैं। कोई विपक्षी नेता दिखता नहीं है समाज के लिए, और काम करते हुए दिखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्य। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए हमारी यादें जहां ताज़ा होती हैं, वहीं पिछली बार जो बिहार की जनता ने हमको चुनाव में, नतीजों में जो हमारे को आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा मैंडेट आपने दिया, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे यह भी कहना है कि आपने उस अपने जो आरजेडी के टाइम का गुंडा राज था, फिर चाहे वो राज जिसमें हम कहते हैं कि लोगों को एक्सटॉर्शन करना, लोगों के साथ ज़बरदस्ती करना, और उसी तरीके से एक तरीके की एक इंडस्ट्री चलाना जिसको हम अपना एक्सटॉर्शन करने के लिए जो इंडस्ट्री चलती है,
उस तरीके की बात और वातावरण देखने को मिला था। इसलिए जो रोल ऑफ ऑपोजिशन था वो बहुत ही निरर्थक ऑपोजिशन रहा। जनता ने बिहार की हमको आशीर्वाद दिया, हमें सफलता दी, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार एक अग्रज राज्य के रूप में आगे बढ़ते हुए पूरी ताकत से लगेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। मित्रों, हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कोविड के बारे में बहुत गहराई से आपके सामने रखा है, किस तरीके से बिहार कोविड के साथ लड़ा है। मैं यहाँ पर यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भारत का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये महामारी, जिस महामारी की कल्पना किसी को भी नहीं थी और इसमें कैसे लड़ा जाता है इसका भी ज्ञान नहीं था, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 130 करोड़ देश का जो नेतृत्व किया और 130 करोड़ की देश को बचाया है, वह सच में सराहनीय है और वह अनुकरणीय है। और हमको जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए, समय समय पर बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया, इसको भी हम सराहते हैं, इसको भी हम ज़रूर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मित्रों, हमें मालूम है पाश्चात्य देश हमसे ज़्यादा स्वास्थ्य के दृष्टि से, स्ट्रक्चर के दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन यह पाश्चात्य देश ने भी कोरोना में अपने आप को एक तरीके से असहाय माना। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया और देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। आप याद कीजिए, एक समय में हमारे पास कोरोना की टेस्टिंग की कैपेसिटी सिर्फ 1500 प्रतिदिन थी और हमारे पास लैब के नाम पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे हुआ करती थी। आज हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी 25 लाख प्रतिदिन हो गई है। ये भारत को तैयार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और आज हम कह सकते हैं कि इस टेस्टिंग कैपेसिटी के कारण जहां एक लैब होती थी, आज हमारे पास 2500 लैब टेस्टिंग कैपेसिटी, 2500 लैब्स हैं जो RT-PCR के टेस्ट करती हैं और 25 लाख टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आइसोलेशन बेड्स आज हमारे पास 14 लाख है। उसी तरीके से हमारे पास ICU बेड्स जो 2000 थे वो आज 82,000 हैं। और इसी के साथ साथ चाहे वो वैक्सीन हो और चाहे वो HCU की गोली हो, बहुत से देशों को भारत ने यह पहुंचाने का भी काम किया है। इसको हम ध्यान में हमें रखना चाहिए। और जैसा कि अभी संजय जी बता रहे थे कि आपके यहाँ भी कोविड मैनेजमेंट में लगभग 28,260 बेड्स हैं और उसी तरीके से ऑक्सीजन युक्त बेड्स लगभग 16। जो आपके यहाँ ये आपदा संपूर्ति पोर्टल है, उसमें भी आपने DBT के माध्यम से लोगों को 6,000 रुपये की राहत पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए बिहार ने भी एक अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने का इस लड़ाई को लड़ने में अपना योगदान किया है। मित्रों, अभी बहुत चर्चा ऑक्सीजन के बारे में हुई और ऑक्सीजन के बारे में आपने कल दिल्ली की रिपोर्ट भी देख ली, किस तरीके से लोगों ने ऑक्सीजन पर राजनीति की है, वो भी हम सब ने देखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश को 1 सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन की कमी से दूर किया, यह बात हमको समझनी चाहिए। हमारे पास पिछले साल 300 मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी ऑक्सीजन की, जो इस वर्ष अप्रैल महीने में 900 मेट्रिक टन थी, और 1 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 9,446 मेट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से इसको करने का काम किया। ये कैपेसिटी डेवलप की गई। और इसके साथ साथ आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे ऑक्सीजन के टैंकर्स, इनकी संख्या 1,681 हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या जो 4 लाख यूनिट होती थी वह 11 लाख की गई। और इसी तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स जो थे वो 609 से बढ़कर 901 टैंक 901 टैंक्स हो गए। और इस तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स की भी स्टोर की कैपेसिटी को बढ़ाया गया। आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। अश्विनी चौबे जी पूर्व अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इसी तरीके से हमारे संजय जी डॉक्टर हैं, मेडिकल के प्रोफेशन के हैं। आप सबको मालूम होगा कि भारत में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चाहे DBT का टीका, चाहे पोलियो का पल्स पोलियो के ड्रॉप्स, ये भारत में मिशन मोड में तब आए जब दुनिया इन सारी बीमारियों से निवृत्त हो चुकी थी, तब इनकी दवाइयाँ भारत को उपलब्ध हुई थी। यानी वी वर द टेकर्स, हम लेने वाले थे, हम मांगने वाले थे,
और देने वाला वो था जिसने पहले अपने देश को देना था, फिर उसके बाद हमको देना था। लेकिन कोरोना अगर आया तो हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, प्रथम सेवक रहे। इस बात को हमको समझना चाहिए। पिछले साल अप्रैल महीने में टास्क फोर्स बनाकर वैक्सीन बनाने के लिए योजना बना करके उसी समय भारत तैयारी करने लगा। प्रधानमंत्री जी ने उद्यमियों को जगाया, प्रधानमंत्री जी ने साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी ने साइंटिस्ट के साथ बारंबार मीटिंग की, उनको प्रेरणा दी और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने प्रोड्यूस किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज आरजेडी के नेता बहुत सी बातें करेंगे, इनके आप पुराने ट्वीट्स निकाल करके देखो, इन्होंने वैक्सीन पर क्या बोला है, क्या क्या बोला, किस किस ने क्या क्या बोला, विपक्ष ने क्या बोला। यह कहा कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, यह कहा कि वी आर नॉट रैट्स, यह कहा कि यू आर पुटिंग द ह्यूमैनिटी इन डेंजर, यह कहा कि ये वैक्सीनेशन का 3rd ट्रायल की प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं हुए हैं। लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया, लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का, यह काम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने किया। सबने ट्वीट पर आकर के इन सारी बातों को कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी टिके रहे। लगभग 86 लाख का ये 21 तारीख को टारगेट कंप्लीट हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में, और लगभग 31 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। मित्रों, यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये वैक्सीनेशन का तो लेना है, इस कार्यक्रम के साथ हमको जुड़ जाना है और सारे देश में हमको, सारे प्रदेश में हमको इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में गांव-गांव जाकर के हमारे कार्यकर्ता, लोगों में जो हेजिटेंसी है उसको निकालने का काम और उस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का काम, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको आगे बढ़ाएं। उसी तरीके से आपने जो टीका एक्सप्रेस वैक्सीनेशन थ्रू ट्रेन्स 839 टीका एक्सप्रेस आपने बनाई है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। 21 जून को लगभग आपने 5,60,000 आपने डोज एडमिनिस्टर किया है। टोटल अभी तक आप 1,55,00,000 डोजेज आप दे चुके हैं। आपका टारगेट 6 करोड़ 6 महीने में करना है। मैं आपको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आप इस वैक्सीनेशन में आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह भी है और आप सब लोग लगेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, दूसरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। हम जानते हैं योजना के तहत दिया गया था। मैं कई बार सुनाता हूं, आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू द हेल्थ इश्यूज ऑफ कोरोना बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इकोनॉमिक इशू। इंडिया अंडर द leadership of Prime Minister Modi has addressed the health issues as well as the economic issues of the people, ये उन्होंने कहा। भारत एक अकेला राज्य है, अकेला देश है, अकेली नेशन है जिसने इकोनॉमिक इश्यू को भी हेल्थ के साथ साथ एड्रेस किया है और गरीब लोगों के लिए उसमें चिंता की गई है। वैसे ही सेक्रेटरी जनरल यूएन ने भी कहा कि इंडिया हैज एड्रेस्ड द हेल्थ इश्यूज अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक इश्यूज, यानी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, और यह भी कहा कि वी शुड रेप्लिकेट द प्रोग्राम ऑफ इंडिया सो दैट वी आर एबल टू एड्रेस द इकोनॉमिक इश्यूज, ये उसमें कहा गया। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी छठ तक, दिवाली तक इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निर्णय किया है 80 करोड़ की जनता को। यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग पूरी ताकत लगाकर हमारे गरीब व्यक्ति कोई भी बिना अन्न के न रह जाए, इसके लिए पीडीएस की दुकानों पर अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगा करके सुनिश्चित करना है कि उनको ये अनाज मिल जाए और उनको ये अनाज मिलने में कोई भी दिक्कत ना आए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए भी मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका योजन करें। अभी हमारा इस मामले में सर्कुलर भी आएगा, आपको 1-2 दिनों में वो सर्कुलर मिल जाएगा। भूपेंद्र यादव जी उसकी चिंता करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बताया गया है कि ये टारगेट हम लगभग पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए हैं। वैसे ही हमारे जो रेडी वाला, फेड़ी वाला,
जो ठेले वाला, जो छोटे छोटे दुकान लगाता है, उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष योजना चलाई इसी के तहत, जिसमें 50 लाख वेंडर्स को 5,000 रुपये का और 5,000 रुपये का उनको समर्थन मिलेगा। तो इसमें भी हमको अपने आप को आत्मसात करना है, जोड़ना है, इस तरीके से हम देखना है, इसमें भी हम अपना योगदान करें, ये मैं निवेदन करूंगा। मित्रों, आज सवेरे हम सब लोगों को नरेंद्र तोमर जी का ई प्रशिक्षण में उनका वक्तव्य सुनने को मिला। देश में बहुत किसान नेता के नाम से जाने गए लोग हुए, लेकिन किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आयुष्मान भारत, जिसमें हमको और अश्विनी चौबे जी को जुड़ने का मौका मिला, प्रधानमंत्री जी ने दिया। लगभग 1.8 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट उठा लिया है। 50 करोड़ लोगों को ये स्कीम उपलब्ध है, इसमें से 1.8 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 23,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं और बिहार में लगभग 2,40,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं एक और भी आपसे निवेदन करूंगा पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपको जब भी मौका मिले आप जन औषधि केंद्र को जरूर विजिट करें और जन औषधि केंद्र से जो लोग दवाइयां खरीद रहे हैं उनसे जरूर बात करें। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इसने समाज में मोदी जी ने किस तरीके से परिवर्तन लाया है उसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दवाई होती है जेनरिक मेडिसिन और एक दवाई होती है कंपनी की मेडिसिन जो ब्रांड नेम से बिकती है। वही सॉल्ट होता है, वही दवाई होती है, लेकिन ब्रांड नेम से बिकती है तो वही पत्ता 140 रुपए का होता है और वही पत्ता जेनरिक नाम पर 12 रुपए का होता है, 15 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है। और जन औषधि के माध्यम से जेनरिक दवाइयां देने का काम शुरू किया है। जिन बुजुर्गों को डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, अन्य बीमारियां हो, उसके लिए जो दवाई लेते हैं, उनकी हफ्ते की जिसकी 2,000 रुपए दवाई का खर्च आता था, आज वो 300 रुपए उनका खर्च आ रहा है। और लगभग अभी तक 7,752 केंद्रों के माध्यम से लोगों की 3,000 करोड़ रुपए की दवाई में पैसे लगने से बचत हुई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप जाइए उन लोगों से बात कीजिए जो जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीद रहे हैं। लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो जन औषधि के केंद्रों से जाकर के दवाई ले। वही दवाई, वही एफिकेसी, वही ताकत, लेकिन वो ब्रांड नेम नहीं है, वो जेनरिक है और इसलिए उस दवाई सस्ती होती है, लेकिन हमको सप्ताह भर में उससे बहुत बचत होती है।